हेलो दोस्तों, मैं संजय आप लोग को संजय जीएस सेंटर में फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया के और एक कंट्री के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जिसका नाम है नेपाल। एक्चुअली हम लोग मैप में देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रीलंका के बारे में बात किए थे। श्रीलंका के बाद जो है वह इंडिया का नंबर आता है, लेकिन इंडिया को हम लोग इस सीरीज़ में शामिल नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग अलग से सीरीज़ चलाएंगे, क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट हर एक सिटी वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इंडिया का बात ना करके हम लोग सीधे कहाँ चलते हैं, नेपाल के पास। आपको दिख रहा होगा ये इमेज में, ये नेपाल है। नेपाल जो है तीन तरह से वो इंडिया से घिरा हुआ। आपको लोकेशन पता होगा, ऊपर में क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, इधर से क्या है ईस्ट, इधर से क्या होता है वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये तीन तरह से कौन घिरा हुआ है, इंडिया। और ऊपर में कौन है, नॉर्थ है। ठीक है, तो नॉर्थ में सिर्फ एक चाइना आता है, दिखा देते हैं आपको, ये हम लोग का चाइना है। और बाद बाकी जो तीन साइड से घिरे हुए हैं वो कौन है, तो इंडिया है। इसलिए इस कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। क्या कंट्री कहते हैं बोलना, लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि ये किसी तरह से समुद्र से कांटेक्ट नहीं है, टोटली वो डिपेंड है कंट्रियों से जो कि लैंड से पूरी तरह से घिरा हुआ है। अब देख रहे हैं इधर इंडिया, उधर से चाइना, तो ये कैसा कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। साथ में ये पूरा का पूरा ये हिमालय के छोर में बैठा हुआ है। पूरा यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको हिमालय है यहाँ पर। तो ये पूरी तरह से पहाड़ी वाला देश है। कौन सा देश है, पहाड़ियों का देश माना जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ी, क्योंकि इसमें हिमालय पूरा है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है हिमालय भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग ट्रांस हिमालय, फिर हो उसके नीचे वृहद हिमालय, और नीचे और मध्य हिमालय, और सबसे नीचे अगर चौथा भाग बोला जाए तो वो भी शिवालिक के अंदर आता है। तो ये जो हम लोग का है वो ट्रांस हिमालय ना का कि ये वृहद हिमालय में आते हैं। नेपाल के जितने भी पहाड़ियाँ आएगा वो किस में आएगा, तो वृहद हिमालय में आएगा। ठीक है, जो हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद हर पहाड़ों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, हर चोटी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली जो नेपाल जो है वो पूरी तरह से गरीब देश है। ये ज़्यादा इसके पास इकोनॉमी नहीं है, अर्थव्यवस्थाएँ नहीं है। यहाँ पर जो है जो भी लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जड़ी बूटी वगैरह का कारोबार कर लेते हैं। साथ साथ में यहाँ के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, तो चाउमीन बनाने के लिए। चाउमीन खूब बना लेते हैं जो हम लोग चाव से खाते हैं। तो यहाँ के लोग आके हमारे इंडिया में जाके बहुत सारे चाउमीन बना के बेचते भी हैं। इंडिया और जो है ना नेपाल, तो ये काली नदी अलग करती है। तो यहाँ से जो काली नदी ऐसे जो बही है, वहाँ पर जब नेपाल का कहना है कि नहीं, इसका जो काली नदी का ओरिजिन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो एक लिम्पियाधुरा है। लिम्पियाधुरा यहाँ पर एक बोल रहा है कि यहाँ पर लिम्पियाधुरा है। ठीक है, आपको नीचे करके बढ़िया समझाते हैं, एक मिनट, ये यहाँ से क्लियर होगा। हाँ, यहाँ से जो काली नदी ऐसे गई और यहाँ से थोड़ा सा जो है एक कोना में इधर से निकलती है, लिम्पियाधुरा एक जगह है, वहाँ से निकलती है। ये नेपाल का कहना है। जबकि इंडिया का कहना है कि जो काली नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो काला पानी से। कहाँ से, काला पानी, काला पानी जगह से निकलती है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो ये जो बता रहा है यहाँ पर जो लिम्पियाधुरा और काला पानी, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, ये कहाँ लिखा गया है कि सिंगोली के संधि में बताया गया था कि ये जो काला पानी जो नदी, काला नदी जो है उसके जो आपका ईस्ट की साइड जो होगा वो नेपाल का होगा, और वेस्ट की साइड जो होगा वो किसका होगा, तो इंडिया का होगा। तो यहाँ पर अगर इसका मानना है नेपाल का कि ये लिम्पियाधुरा से ही निकला है, तो ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र जो यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, वो नेपाल बोल रहा है कि वह मेरा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो काली नदी जो है वो
काला पानी से निकलती है। ये पूरा चाइना के बहकावे में आ जाने के कारण ये डिसीजन ले रहे हैं। साथ में देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे साथ अगर दुश्मनी भी कर लेते हैं, अगर नेपाल, ऐसे मामला शांत हो गया है, अगर दुश्मनी भी कर लेते तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? तो देखिए, ये इसके पास किसी प्रकार का जो ना समुद्र से कांटेक्ट नहीं है, किसको? नेपाल को। तो जो भी इसको जो सीवेज से या शिप द्वारा कोई भी अगर मान लो अगर हम लाने को रहता है, तो वो देखिए यहाँ पर आता है कोलकाता पोर्ट्स में। यहाँ पर हम लोग का कोलकाता पोर्ट्स है, यहाँ से लेके फिर इसके द्वारा यह अपना नेपाल ले जाता है। अगर बाय चांस हम लोग के साथ दुश्मनी मोल लेती है, तो ये कहाँ से इसको माल लाना पड़ेगा? तो फिर चाइना से दोस्ती करेगा, तो चाइना का हांगकांग तरफ का साइड से आपको कहीं से लाना पड़ेगा। तो इसको देखिए, इसको कितना नुकसान होगा। इसको यहाँ से लेके फिर नेपाल यहाँ पर लाना पड़ेगा, और यहाँ हम लोग कोलकाता से सामने पड़ती है। तो इसका अगर मान लीजिए किसी का रेट 10 रुपये किलो, कोई भी सामान यहाँ से ले जाते हैं तो 8 लाख की 10 और ट्रांसपोर्टिंग 5, मतलब 15 रुपये के आसपास में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से लिया जाए तो 10 रुपया को एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 रुपया मतलब 10 से 20 रुपया, तो 30 रुपया का इसका जाएगा, मतलब आसपास इसका वैल्यू प्राइस हो जाएगा। तो ये भी सोचना चाहिए वहाँ के सरकार को, लेकिन ऐसा सोच नहीं रही है। चलिए वो मुद्दा हटाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि नेपाल के बारे में और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। इसके लिए हम चाहेंगे कि एक नेपाल का अलग से मैप लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। तो हम लोग चलिए एक मैप ले लेते हैं नेपाल का, और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये नेपाल के लिए एक ठो ये देख लेते हैं। हाँ, ये शायद, हाँ, ये नेपाल रह गया। नेपाल में हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके देखते हैं कि नेपाल का, ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है? काठमांडू है। काठमांडू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए काठमांडू है। नेपाल ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा है। और इसका अगर हम लोग एरिया भी देखा जाए तो ज़्यादा खास नहीं है नेपाल का एरिया। अगर इसको देखेंगे तो वही 1,47,000 लिख देते हैं आपको। इसका एरिया पूछेगा तो लिख देना 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इसको याद रखिएगा, 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। पॉपुलेशन भी इसका आसपास ज़्यादा नहीं है। पॉपुलेशन भी बोला गया तो अभी 3 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ 80 लाख के आसपास है इसका पॉपुलेशन। ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है। सब जो भी होता है ज़्यादा पॉपुलर शहर काठमांडू में ही जो भी होगा इसका होता है। और यहाँ का बात करते हैं कि यहाँ पर भी रुपया वगैरह चलता है हम लोग जैसा ही है। हम लोग अभी इससे ज़्यादा इसका जो वैल्यू है रुपया का वो कम ही है। 1.66 के आसपास आता है इसका, हमारे इंडिया के रुपीज़ के अनुसार इसका रेट। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर नेपाली भाषा ज़्यादा बोला जाता है। हाँ, नेपाल है तो नेपाली भाषा की ही ज़्यादा बोले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा हिमालय रेंज दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है? हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज में देखिए बताए थे यहाँ पर कैल रिवर लिखा है, उसको काली रिवर कहते हैं। तो ये जो है ये आपका यहाँ से एक रिवर गई है जिसे हम लोग बता रहे थे अभी, काली रिवर। तो यहाँ काली रिवर से हम लोग इधर वाला कौन सा हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है, इसमें पूछेगा कि यहाँ पर 3 नदियाँ फेमस है इस नेपाल में। तो उसको पूछेगा कि नेपाल का सबसे अगर बड़ा नदी बोला जाता है तो यहाँ पर इस साइड में आपको मिलेगा। यहाँ पर शायद इस मैप में नहीं दिखाया गया। यहाँ से आपको है कोसी रिवर। कौन सा? कोसी नदी, जो बिहार की इधर से आती है। और हाँ, दिख तो रहा है यहाँ पर, देखिए ये क्या है? कोसी रिवर दिखाते हैं आपको। ये जो दिख रहा है वो क्या है? कोसी रिवर है। ठीक है, और यही जाके बिहार में क्या करती है? बाढ़ लाती है, तबाही लाती है। ठीक है, अब उसके बाद ये पूछेगा कि सबसे बड़ी, तो क्या? कोसी। इसी के बगल में आपको दिखेगा गंडक। ठीक है, गंडक वाला रिवर। गंडक जो है ना सबसे गहरा है। जबकि अब पूछेगा सबसे लंबी नदी, तो कर्णाली होता है। क्या होता है? कर्णाली। तो कर्णाली रिवर आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये जो है ये पूरा का पूरा कौन सा है? कर्णाली रिवर है। तो 3 नदियाँ याद रखिएगा, एक कोसी, एक गंडक, एक कर्णाली। कहाँ मिलेगा? नेपाल में। सबसे लंबी पूछेगा तो क्या होगा आपका? तो कर्णाली। सबसे गहरा गंडक। और सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या होगा? कोसी। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं इसमें कुछ कुछ फेमस पहाड़ियाँ उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चाहेंगे कि एक मैप ले लेते हैं, पहाड़ी ही वाला फेमस है उसके लिए। तो यहाँ से देखिए ये आपको पूरा का पूरा जो है नेपाल में जो जो पहाड़ियाँ हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये वाला दिख रहा होगा आपको, दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट्स, ये जो है इसको कहते हैं धौलागिरी। क्या कहते हैं? धौलागिरी। इसमें टोटल में 14 है, पूरा का पूरा इस हिमालय के रेंज में जो है ना 14 जो फेमस है, लेकिन उसमें से 8 जो है वो पूरा का पूरा नेपाल में है। याद रखिएगा, टोटल जो है बहुत सारे रेंज हैं, बहुत सारे चोटियाँ हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, लेकिन इसमें से 8 क्या है फेमस है। कहाँ पे? नेपाल में 8। ओवरऑल कितना है पूरा हिमालय रेंज में पूछेगा तो 14 है पूरा, उसमें से 8 कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ये क्या हम लोग का हो गया, धौलागिरी। धौलागिरी बहुत फेमस है। उसके बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा, इसे सब याद रखना है, धौलागिरी अन्नपूर्णा, अभी हम रिविज़न करवा देंगे। धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा। इसके बाद मनसालू, क्या हो गया? मनसालू। यहाँ पर हो गया, फिर से बोलिएगा, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, ठीक है। इसके बाद गणेश हिमालय, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो फेमस एक क्या है, गौरी शंकर, ठीक है, एक गौरी शंकर। इसके बाद यहाँ पर सिस्पांगमा है, लेकिन इसको भी ज़्यादा फेमस नहीं। ये देखिए धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, इसके बाद गौरी शंकर छोऊ, इसको क्या कहते हैं? छोऊ, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा, क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछते हैं तो कहाँ है? माउंट एवरेस्ट। और वो भी कहाँ पे है? नेपाल, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या? मैकालू, मैकालू, ठीक है। तो यहाँ से कितना? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर, इसको हम लोग देख लेते हैं सिस्पांगमा। तो यहाँ पर इतने भी जो है रेंज है वो बहुत बहुत ऊंचे, इस रेंज में सबसे बड़े ऊंचे ये चोटियाँ हैं। और सबसे फेमस चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो हम लोग याद कर लेते थे। सबसे पहले बोलो धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू। इसके बाद गौरी शंकर छोऊ, गौरी शंकर छोऊ, माउंट एवरेस्ट मैकालू, ठीक है, महाकालू। तो यहाँ पर ये सब जो है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारे जो इंडिया के अंदर आता है, सिक्किम में है, ना कि हम लोग नेपाल में, इसको यहाँ पर काउंटिंग नहीं करेंगे। तो और एक बार बता देते हैं, धौलागिरी अन्नपूर्णा मनसालू, फिर हो गया आपका गौरी शंकर छोऊ, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। और यहाँ पर 2 है, इसको भी याद रखने सकिएगा तो रख लीजिएगा, गणेश और एक क्या है? सिस्पांगमा। क्या है? सिस्पांगमा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर वापस। अब ये सब ये देख लीजिए कि जितने भी हैं वो किस कहाँ पर आते हैं। तो ये आपको आएगा वृहद हिमालय में आएगा, ना कि हम लोग शिवालिक में। शिवालिक इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं, दिख रहा होगा शिवालिक। ये जो होता है वृहद हिमालय के अंदर आता है, ठीक है, मुख्य हिमालय के अंदर आता है ये सब। अब यहाँ पर कहीं कहीं लिखा होगा महाभारत रेंज, तो ये महाभारत रेंज नहीं है, ये सब ये मैप के अनुसार अपना दिखाया गया है। अब हम लोग आते हैं वापस अपना मैप में। देखिए यहाँ पर कुछ जो है जो शहर फेमस है, सिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ का सबसे फेमस सिटी जो है काठमांडू है। काठमांडू के बाद एक यहाँ पर है विराटनगर, ये भी बहुत फेमस है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये विराटनगर, यहाँ पर काठमांडू। लुम्बिनी एक तो है जगह, यहाँ पर दिखिएगा आपको लुम्बिनी। लुम्बिनी हम लोग बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा, ये लुम्बिनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट्स में जो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा पहाड़ तो है ही है, लेकिन यहाँ जो है ना आपको विराटनगर के बगल में यहीं पर थोड़ा सा जो है ना वो समतल वाला भाग है, मतलब यहाँ प्लेन एरिया है। बाद बाकी पूरा का पूरा क्या है? पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बता देते हैं कि जो विराटनगर है उसके थोड़ा सा इधर जो है जगह है, एक जगह यहाँ पर इसमें दिखाया नहीं गया, आसपास यही आसपास है, जनकपुर है। कौन है? जनकपुर, बहुत ही फेमस जगह है जनकपुर।
जो यहाँ से हम लोग क्या करती है, हमारी जो माँ सीता का जो मायके थी वहीं पे थे, वहीं से श्री राम भगवान जो हैं वो विवाह करके लाए थे किसको, सीता को। ठीक है, तो पूछेगा जनकपुर कहाँ है, तो वो भी नेपाल में है। ठीक, इसको हम लोग मिथिला भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है काठमांडू में ही आपको एक बहुत विशाल मंदिर है। कहाँ पर, काठमांडू में, जिसका नाम क्या है, पशुपति मंदिर। तो पूछेगा पशुपति मंदिर कहाँ पे है, तो आपको काठमांडू में है। ठीक है, पशुपति मतलब क्या होता है, पशुपति मतलब भगवान शिव के बारे में बताया गया, जो पशुओं का ध्यान रखने वाले जो शिव बाबा है उसी के बारे में बताया गया है। तो पशुपति मंदिर कहाँ पे है, आपके नेपाल में है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं तो इस इलाका में पहले जो होता ना था ना, यहाँ पर जो पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आँख की बीमारी का भी प्रॉब्लम चलता था। अभी फ़िलहाल के लिए वैसी समस्याओं से निपटारा हो गया है, इसमें अभी सुधार हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, और कुछ जानकारियाँ भी ले लेते हैं। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट में सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो है ना सबसे प्राचीन देश है। कौन, नेपाल। पुराना देश है, बहुत पुराना है। और यहाँ पर ये जो जड़ी बूटियों वाला भी देश बोला जाता है, क्योंकि पहाड़ है तो जो सी बात है इसमें बहुत सारे जड़ी बूटी का आविष्कार ये सब करते रहते हैं, खोज पड़ताल करते रहते हैं। तिब्बत लोग, इसका देखिए ऊपर वाला साइड जो है ना तिब्बत है, दिख रहा होगा। तिब्बत तो और ऊंचे तिब्बत में बोलेगा चाइना वाला जो अभी कब्जा करके रखा है तिब्बत को, तो नेपाल से भी ऊंचे चोटी कहाँ पे है, तो तिब्बत में पहाड़ी एरिया है। तो वहाँ से जो वाटर फ्लो होता है तो सीधे कहाँ आता है, नेपाल में। नेपाल में भी नहीं रुकता है क्योंकि वहाँ भी पहाड़ है। और टोटल पानी कहाँ पहुँच जाता है, इंडिया। और इंडिया पहुँच के वही बाढ़ लाता है, कोसी रिवर, नारायणी रिवर में सब जो बहुत ज़्यादा बाढ़ें लाती है। तो तिब्बत लोग है ना इस नेपाल को क्या कहते हैं, नेपा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपा। याद रखिएगा, तिब्बत के लोग क्या कहते हैं, इसको नेपा। नेपा मतलब यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ने और पा। तो ने का मतलब क्या होता है, इसका मध्य, मतलब बीच बीच में, और पा का अर्थ होता है देश, मतलब मध्य वाला देश। क्यों, क्योंकि उधर से भी देश इधर से भी देश, तो बीच बीच में एक फंसा हुआ है कौन, नेपाल। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, नेपा। ठीक है, लेकिन कुछ और मान्यता के अनुसार बोला जाता है कि जो नेपाल है वह नेपाल से तो मिलकर बना है, लेकिन एक समय में क्या था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ने नाम का ऋषि रहता था। ये मान्यता है कि यहाँ पर काठमांडू में कौन रहता था, एक ने नाम का ऋषि रहते थे, और उसी का यहाँ पर तपोभूमि था, यही तप करते रहते थे। कौन, ने ऋषि। ठीक है, इस कारण इस खंड का नाम क्या पड़ गया, नेपाल पड़ गया। ठीक है, उसी के नाम पर यह मान्यता है, लेकिन इसका जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब यहाँ पर इसका वर्णन किया गया हल्का सा। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है ना नेपाल जो है वह थोड़ा सा यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, इसमें हमेशा मूवमेंट होने के कारण इसे क्या बोला जाता है कि जीवित है। ऐसा लेकिन मान्यता नहीं है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर जो है ना दिन प्रतिदिन इंडो जो आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसमें मूवमेंट होने के कारण ये बोल रहा है कि ये सब क्या है, लिव या लिविंग के अंदर या जीवित देश के अंदर इसको माना जाता है। क्योंकि बोला जाता है कि आने वाले मान लो कि करोड़ों वर्ष में क्या होगा, ये 1500 किलोमीटर और खिसक जाएगा, मतलब और ये नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यहाँ पर जो नेपाल जो है, हर देश जैसे कि इंडिया हो गया, उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर देश जो है ना किसी न किसी प्रकार से क्या है, वह ब्रिटेन से कब्जा करके रखा गया, वो सब ब्रिटेन के कब्जा में था। लेकिन नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक कोई इस पर कब्जा नहीं किया है और किसी के अधीन नहीं आया है, विदेशी शासन इस पर कोई अधीन नहीं किया गया है। इसलिए यह कभी भी ना तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाती है और ना ही कभी ये किसी प्रकार का राष्ट्रीय मतलब स्वतंत्रता के रूप में कोई त्यौहार मनाती, क्योंकि ये किसी का गुलाम हो ही नहीं की, तो फिर वो आज़ादी किस लिए बनाएगा। ठीक है, यहाँ जो है ना और क्या है, यहाँ हिंदू वाला देश है, इसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र देश है। यहाँ पर 90% के आसपास, 80 से 90% के आसपास जो है
90% से बोलिएगा कि 90% लोग जो है ना वह क्या है, हिंदू है। ये एक दुनिया का एकमात्र ये देश है जो कि क्या है, एक हिंदू राष्ट्रवादी वाला देश है। बाद बाकी कहीं भी नहीं है यहाँ पर बोला जाता है। तो 90% से अबव क्या है, हिंदू है यहाँ पे। और भी है लेकिन ज़्यादा क्या है, हिंदू है। साथ साथ में यहाँ पर बौद्ध धर्म का भी बोलबाला ज़्यादा है। ठीक, हिंदू के साथ साथ बौद्ध है, क्योंकि यहीं पर लुम्बिनी में कौन है, बौद्ध का जन्म हुआ था। जिस तरह हम लोग भी हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं, नेपाली सब भी यहाँ पर देवनागरी लिपि का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो गरीब देशों में है ही है, सबसे बेसी ज़्यादा गरीब देश के अंदर आती है। इसका आधा अगर जनसंख्या का अगर इसका बोला जाए, जीवन यापन जो ना बहुत ही कठिनाइयों से होती है, इसलिए फुल्ली डिपेंड रहते हैं किस पर, ये इंडिया पे। अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो इंडिया आते हैं और यहीं से कमाई करते हैं ज़्यादा मैक्सिमम। अब यहाँ बात करते हैं कि इसका जो नेशनल फ्लैग जो होता है ना, वो दुनिया का एकमात्र है नेशनल फ्लैग, जो कि ना तो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है ना स्क्वायर में है, बल्कि ये क्या है, एक त्रिकोणीय है। मतलब 3 कोनों से घिरा हुआ है ना, त्रिकोणीय होते हैं। और यहाँ पर आपको रुकिए, अब दिखा देते हैं कि इमेज है हम शायद, हाँ ये देखिए, हाँ ये श्रीलंका का सॉरी नेपाल का क्या है, इमेज है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि 3 कोना वाला बना हुआ है, और ये जो कोना बना हुआ है ये प्रतीक देता है कि हमारा जो देश है वो क्या पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, देखो ऊपर की त्रिकोणा में क्या बना हुआ है, बना हुआ है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये चांद दिख रहा है। तो ये जो है त्रिकोणा चांद, और नीचे त्रिकोणा में क्या है, सूर्य का चित्र है। एक जगह चांद है, एक जगह सूर्य है। ये और ये त्रिकोणा क्या है, हिमालय, जो बल्कि यहाँ पर प्रमुख धर्मों जो होता है ना, ये एक कौन है, हिंदू बोल रहे थे सबसे ज़्यादा क्या है, हिंदू, और ये क्या है, बौद्ध। तो ये प्रतिनिधित्व करता है दोनों। ठीक है, ये जो है ये ज़्यादा प्रतिनिधित्व दोनों ही के लिए करता है। सबसे पहले ऊपर वाला बात कर दे तो वह हिंदू के लिए, जबकि नीचे वाला जो दिखा रहा है वो किसके लिए, बौद्ध के लिए बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वापस आते हैं हम लोग, ये देखिए अब यहाँ से नेपाल में बात करते हैं कि अगर इसको हम लोग इसको अगर रोटेट कर दिया जाए तो इसका जो नक्शा है ना हल्का फुल्का आपको मिल जाएगा। पुर्तगाल जब पढ़ाएंगे हम लोग तो पुर्तगाल से हल्का फुल्का इसका नक्शा मिल जाता है। ठीक है, जब 90 डिग्री इसको एकदम पूरा खड़ा कर देंगे स्टेट में तो ये मिल जाएगा। इसके यहाँ पर जो विक्रम कैलेंडर का माना जाता है यहाँ, और फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो विक्रम कैलेंडर का होता है तो विक्रम कैलेंडर के अनुसार हमेशा ये क्या रहता है, आगे रहता है 76 ईयर। तो ये इसका जो फॉलो करता है वो किसको करता है, विक्रम कैलेंडर को फॉलो करता है। और यहाँ से 13 अप्रैल को शायद यहाँ पर ये अपना नया साल बनाते हैं। याद रखिएगा 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल को अपना क्या करते हैं, नववर्ष मनाया जाता है। कौन, नेपाली लोग। यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर जाति धर्म को लेके संघर्ष या दंगा फरदा जितने भी है दंगे वगैरह नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू लोग रहते, बौद्ध धर्म रहते, दोनों हिंदू का है, तो उतना यहाँ पर दंगे वगैरह नहीं बोले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, भाषाओं को लेकर भी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं रहती है। कहाँ, नेपाल में। यहाँ पर सबसे फेमस जो है ना आपको पशु माना जाता है तो वो काव है। कौन है, गाय। याद रखिएगा यहाँ पर आपको गाय की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। गाय को माता के रूप में मानती है, यह पवित्र माना जाता है। और इसका तो कभी भी ना तो इंडिया में इसको हत्या का वैध हो और ना ही नेपाल में। ठीक है, गाय यहाँ बहुत ज़्यादा पूजनीय है। ठीक, और बात करते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार इंडिया में हम लोग का जो हॉलीडे रखा जाता है या साप्ताहिक छुट्टी रखा जाता है तो कब रखा जाता है, संडे को। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर कब रखा जाता है, सैटरडे को। कब, सैटरडे को हम लोग को यहाँ पर छुट्टी रहता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो शादियाँ भी होती तो उतना मतलब लव मैरिज का प्रचलन यहाँ पर नहीं है। यहाँ हम लोग का जैसा ही है अरेंज मैरिज ज़्यादा है। ऐसे आजकल भी जो हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ भी लव मैरिज और स्टार्ट हो गया नेपाल में भी। ये सब वेस्टर्न कल्चर का देन है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो शादियाँ होती है वो कैसी होती है, अरेंज मैरिज होती है। ठीक है, यहाँ जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं, दाल भात रोटी वगैरह,
वहाँ भी वही है, क्योंकि मिलती जुलती सब यहाँ पर है। हाँ, एक यहाँ का देन है कि जो सबसे ज़्यादा मोमो जो हम लोग खाते हैं, शायद आप लोग भी खाए होंगे मोमो, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ? आपके नेपाल में मोमो यहाँ पर। और ये जो धीरे धीरे पूरा का पूरा इंडिया में भी अपना वर्चस्व दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ये दो टाइप के नॉन वेज वेज दोनों मिलता है, आप लोग खाए भी होंगे। यहाँ पे जो है आपका और भी देखा जाता है तो यहाँ पूजा को लेकर एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया में जो है ना और देशों की अपेक्षा यहाँ पर ना जीवित देवी की पूजा करते हैं। मतलब जीवित देवी का कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ होती है वो जीवित होती है, नहीं, बल्कि जो देवी के रूप में है ना, कुंवारी जो होती है, जो लड़कियों की शादी नहीं होती है, उसको भगवान के रूप में या गॉडेस के रूप में उसका दर्जा दे के उसका सम्मान किया जाता है, उसे बढ़िया से पूजा किया जाता है। ये दोनों जो देवियाँ जो है ना, बौद्धों और हिंदुओं द्वारा ही इसको पूजा किया जाता है। और यहाँ पर अगर ये जो आपका गॉडेस, इसे कहते हैं गॉडेस तेलुजा, ठीक है, उसको गॉडेस तेलुजा दिया जाता है कुंवारी लड़कियों को। और उसके तौर पर रथ यात्रा भी निकाले जाते हैं, फेमस एक त्यौहार भी मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। आगे जो है ना, नेपाल में किसी भी चीज़ को ना अपने पैर से अगर टच भी हो गया तो बहुत ज़्यादा उसको अपमान मानते हैं, और हम लोग भी मानते हैं इसे। तो पैर में उसको टच हो जाना, सिर में सड़ जाना, ये सब जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मान्यता है, हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग भी उसको देखते हैं। यहाँ और बोलते हैं कि यहाँ पर बात करते हैं कि जो एलिफेंट पोलो गेम यहाँ पे उत्पत्ति हुआ है। ऐसे कि सबसे पहले क्या करते थे, एलिफेंट पोलो गेम की उत्पत्ति कब पूछेगा, एलिफेंट के द्वारा पोलो गेम, पहले घोड़ा के द्वारा होता है पोलो गेम खेला जाता है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट पोलो। तो याद रखिएगा, एलिफेंट जो है ना पोलो, वो जो है आपको गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ था ओरिजिन, तो नेपाल से हुआ था। लेकिन वहाँ भी अभी फ़िलहाल के लिए तो बेसबॉल को उसको प्रचलन कर दिया, बेसबॉल को ज़्यादा वहाँ का राष्ट्रीय खेल माना गया। लेकिन पहले क्या था, एलिफेंट पोलो गेम की हुआ था, ये वहीं से स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी है कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए शेरपा जनजाति बहुत ज़्यादा होता है। शेरपा जाति समूह के लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो भी माउंट एवरेस्ट में जो भी रहता है इसको चढ़ने का, तो शेरपा लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कहाँ के लोग? नेपाल। यहाँ ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट में अधिक लोग कौन से लोग जाते हैं? शेरपा जाति समूह के लोग यहाँ पर पर्वत अभियान में जो भी होता है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब जो उसको फतेह कर लेता है तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं, शेरपा कहना पड़ता था, और शेरपा कह के उसको पुकारते थे। अब यहाँ पर और भी क्या है कि नेपाल जो है, नेपाल का सबसे फेमस है और बहुत ही ज़्यादा वीरता दिखाती है, कौन? वहाँ की गोरखा सेना, है ना। तो गोरखा जो है, पूछेगा गोरखा सेना कहाँ की है? नेपाल की है। ऐसे एक रेजिमेंट हम लोग का भी इंडिया में भी है गोरखा का, जो बहुत ही बहादुरी से क्या करती है, लड़ाई करती है। ठीक है, तो गोरखा का जो सेना है उसका ओरिजिन कहाँ पर है? नेपाल में। यहाँ भारत के लोग भी, यहाँ पर भारतीय के जो भी लोग सैनिक में जाता है उसमें भी भर्ती होती है, वहाँ पे लोग भी जाके उसमें अपना काम करते हैं। ठीक है, अब ये भी बताए थे कि जो नेपाल के लोग बिना पासपोर्ट वगैरह कुछ भी बाहर आ सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई इसके लिए कोई सरकारी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको एक आधार कार्ड रहेगा, हाँ, पहचान होना चाहिए कि हम नेपाली हैं और हम क्या है, इंडियन है। तो अगर इंडियन के पास आधार कार्ड वगैरह के कुछ भी एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ भी लाइसेंस है, तो आसानी से आप कहाँ जा सकते हैं? नेपाल जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या है। यहाँ पे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है ना पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पर तेंदुआ वगैरह, लाल पांडा वगैरह, या एक सींग वाला गेंडा जैसे हो गया, या बेंगाल टाइगर, जो बंगाल वाला टाइगर वगैरह जो भी है, टाइगर वगैरह ये सब जो भी है, ये सब फेमस है। ठीक है, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा संरक्षित रखा गया है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी जो हो रहे हैं दिन प्रतिदिन इंडर्जेंट में पहुँच गए हैं, लुप्त होने की कगार में, तो इसको भी बहुत ज़्यादा संरक्षण में रखा गया है। यहाँ पर एक सबसे फेमस जो होता है ना, वो स्नो लियोपार्ड जो है उसको पाया जाता है। स्नो लियोपार्ड क्योंकि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हमेशा स्नो आते रहती है, तो स्नो लियोपार्ड जो है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर और याक भी होता है। ठीक है,
बहुत यहाँ प्रफुल्लित है। जड़ी बूटी होने के कारण फूल पौधे अलग अलग प्रजाति के हजारों हजार प्रजातियों के यहाँ पर क्या करते हैं 5,000 से भी ज़्यादा फल पौधे और फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत घास भी एक फेमस है, घास की तरह होता है जिसे कहते हैं मारिजुआना। मारिजुआना का घास बोलेगा तो कहाँ मिलेगा आपको, पौधा है लेकिन घास की तरह ही बागानों में इसको लगाया जाता है। तो पूछेगा मारिजुआना कहाँ, नेपाल में पाया जाता है। सड़क के किनारे आपको अधिकतर दिखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे भी जो है आपकी जगह जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को वगैरह में शामिल किया गया है। इसमें से आपको काठमांडू घाटी जो है वहाँ पर है शामिल किया गया। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि जैसे लुम्बिनी आपको दिखाए थे यहाँ पे, इसको भी शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। फिर और को जो है एक चितवन नेशनल पार्क जो है वहाँ पर रॉयल, यहाँ पर चितवन वाला शायद, हाँ यहाँ देखिए ये दिख रहा है चितवन नेशनल पार्क को है, ये जो है यहाँ चितवन नेशनल पार्क, एक लुम्बिनी, एक काठमांडू, इस सब जगह जो है इसको नेशनल हेरिटेज में शामिल किया है। एगो जो होता है सागरमाथा जो है आपका नेशनल पार्क, मतलब सागरमाथा नेशनल पार्क क्या, माउंट एवरेस्ट का ही नाम क्या है सागरमाथा, वहाँ नेपाली लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको, माउंट एवरेस्ट को। तो ये जगह भी आपको दिख रहा होगा सागरमाथा नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होते हैं। तीन याद रखिएगा, 4 ठो, सागरमाथा, लुम्बिनी, काठमांडू और जो होता है चितवन नेशनल पार्क, ये सब जितने भी हैं वो नेशनल हेरिटेज में शामिल किया गया। यहाँ पर जो है ना प्रमुख दो नदियाँ जो है ना गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर हो गया यांगची हो गया, सिंधु, ये सब का उद्गम स्थल कहाँ, हिमालय है, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर पूछेगा तो सबसे यहाँ पर ऊंची जो झील बोलता है उसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड का सबसे ऊंची झील जो है हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, टीलिचो, क्या कहते हैं, टीलिचो, स्पेलिंग याद रखिएगा, TILICHO, टीलिचो। ठीक है, ये सबसे ऊंची अल्टीट्यूड में, हाइट में सबसे ऊंची है, जिसका नाम क्या है, टीलिचो, जो कि नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं कि नदियों के बारे में बता देते हैं कि नदियाँ जो है नेपाल की क्या है, काली गंडकी जो है वो काली नदी जिसे काली गंडकी कहते हैं, वो हिमालय पर्वत में से भी प्राचीन है, बहुत पुरानी। काली गंडकी जो आपको दिखेगा यहाँ पर शायद काली रिवर वो अलग होगी, यही इधर ही है, तो वो बहुत पुरानी है। ठीक है, बोला जाता है कि ये जो हिमालय से भी पुरानी नदी है, कौन, काली गंडकी, हिमालय से भी प्राचीन माना जाता है। यह पूर्व और पश्चिम हिमालय को विभाजित करती है, 2 भाग में बांट देता है कि काली गंडकी किसको, हिमालय को पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं कि थोड़ा सा नदियों को देख लेते हैं। तो नदी के लिए हम देखते हैं एक ठो अलग सा साइड ले लेते हैं, अलग है आपको स्लाइड, तो ये रहा, हाँ ये देखिए फेमस नदियाँ हैं जो है हम दिखा देते हैं नंबर सिस्टम के द्वारा आपको कि कौन कौन सी नदियाँ नेपाल में फेमस है। ठीक है, अपना बेसिन भी बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसका रैंक यहाँ पर नाम भी लिखा गया है, तो हम एक एक करके सब दिखाते जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, महाकाली, तो महाकाली आपको दिखेगा, देखिए 1 नंबर यहाँ है तो मिलेगा महाकाली, इस रिवर का नाम है। ठीक है, जो काली रिवर से बोले थे, काली रिवर क्या करती है, इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है, 2 भाग में बांटती है, तो कौन, महाकाली या काली रिवर। फिर उसके बाद होता है कर्णाली, तो देखिए यहाँ पर कर्णाली है, आपको दिखाए थे कर्णाली, कर्णाली बोले थे सबसे लंबा रिवर है, तो यहाँ को ये जो दिख रहा है 2 नंबर का, ये क्या है, कर्णाली। ठीक है, कर्णाली रिवर। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक होता है बबई, तो बबई जो है कहाँ पर है, 3 नंबर यहाँ आसपास बबई होगा, छोटी छोटी नदियाँ हैं। फिर क्या हो गया, वेस्ट रप्ती, तो वेस्ट रप्ती आपको 4th नंबर में यहाँ पर मिल जाएगा, वेस्ट रप्ती। फिर होगा तो गंडकी, तो गंडकी आपको दिख रहा होगा 5 नंबर में, यहाँ बताए थे आसपास, यह गंडकी का हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद बागमती 6 नंबर में आपको दिखेगा, यहाँ पर ये जगह है, इसमें क्या मिलेगा, बागमती रिवर। फिर होगा कमला, तो कमला रिवर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कमला रिवर हो गया।
उसके बाद आपको कोसी, कोसी तो बहुत ही जो है आपको बताए थे, कोसी क्या है, सबसे बड़ी नदी बोला जाता है नेपाल का, तो यहाँ क्या हो गया, कोसी हो गया। उसके बाद हो गया कनकाई, तो कनकाई आपको यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा है, कनकाई। और भी है नदियाँ छोटे छोटे, तो उसको नीचे नीचे सब बहा है, क्योंकि हिमालय है, जो भी नदियाँ निकलती है वो हिमालय से निकलती है, इसलिए यहाँ बहुत सारे नदियाँ निकलती है। तो 10 नंबर डिनोट कर रहा है कि अदर जितने भी साउदर्न रिवर है यहीं से निकलती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कौन कौन नदियाँ, तो महाकाली, कर्णाली, बबई, वेस्ट ताप्ती, फिर आपको गंडकी, उसके बाद बागमती, कमला, कोसी, कनकई, ये सब रिवर फेमस है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आप देखो कि सबसे लंबी नदी आपको बता दिया कौन सा है, कर्णाली नदी है, ठीक है। वही आपके आसपास 1050 के आसपास किलोमीटर है इसका लंबाई। अब यहाँ सबसे ऊंची चोटी बोले थे कि यहाँ पर चोटियों में से बता दिए थे कि आपको कितने चोटी बताए थे हिमालय की, तो 15 चोटी बताए थे। यहाँ से देखिए, हाँ 14 चोटियों में से 8 कहाँ था आपको, नेपाल में था, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी किसका नाम था, तो एवरेस्ट की चोटी, यहाँ पर देख लीजिए, ये एवरेस्ट है हम लोग का, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। इसके बाद हो गया, उसको बता दिए, मकालो वगैरह जितना भी था सब बता दिए। अब यहाँ पर जो है इसका ऊंचाई पूछता है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो सबको पता है कितना, 8848 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर। अभी हाल फिलहाल फिर सर्वे हुआ तो कुछ 86 बढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा 8848, अगर एक्यूरेट में जाएंगे तो और बढ़ जाएगा 86 के आसपास, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे, 8848 किलोमीटर मीटर क्या है, हाइट है। अब यहाँ पर और देखते हैं, तो इसका जो भाग है आपका गौतम बुद्ध वाला भाग, तो वहाँ पर लुम्बिनी में है, ठीक। उसके बाद पहाड़ी होने के कारण टोटली यहाँ पर देखो पूरा का पूरा पहाड़ी भाग से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है रेलवे के यातायात ज़्यादा नहीं है, रेलवे बहुत ही कम रहता है, रेलवे लाइन, क्योंकि पहाड़ी में चलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो भी है रेलवे की व्यवस्थाएं बहुत ही कम है। साथ में गांव होने के कारण, मतलब देहाती होने के कारण यहाँ पर कच्ची सड़कों की लंबाई ज़्यादा है, पक्की सड़कें बहुत ही कम है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा कच्ची सड़कें ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बोलते हैं कि 2/3 भी आदमी यहाँ पर क्या होता है, सब गरीबों से जूझ रहा होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ऐसे नहीं है। नेपाल में पूरा का पूरा अगर बात किया जाए तो एक हवाई अड्डा है, कहाँ पर आपको, काठमांडू में मिलेगा, ठीक है। ये आपको वहाँ पर जाके फिर आपको मिलना पड़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो भी होते हैं ये आपको काठमांडू हो गया, और एक होता है कांतीपुर, ठीक है। काठमांडू के आस पास है वो पूरा नहीं, काठमांडू का पुराना नहीं नाम था, काठमांडू का पुराना नाम क्या है, कांतीपुर, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सिटी ऑफ ग्लोरी, मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्लोरी करेगा, मतलब चमक जिसके पास, तो वही हो गया। कांति मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कांति मतलब सुंदरता, तो सुंदरते वाला सिटी को किसको कहते हैं, काठमांडू को। अब यहाँ से देखिए कि काठमांडू आज दुनिया में है ना बहुत सारा अपने संस्कृति के लिए फेमस है, यूनेस्को का हेरिटेज के लिए भी बहुत फेमस है। कौन, नेपाल। अब जितनी भी आबादी है ना, आधी से अधिक आबादी कहाँ रहेगा, काठमांडू के अंदर रहेगा। ऊपर साइड आपको दिख ही रहेगा कि कोई कुछ है ही नहीं, ऊपर में सब पहाड़ का पहाड़ बसा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, काठमांडू शहर में ही रहते हैं। तो आधी बोला जाएगा, आधी आबादी से ज़्यादा आपको कहाँ मिल जाएगा, काठमांडू में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे जानवरों की नस्ल वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे जानवर यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। लोकेशन अगर देखिएगा तो देखिए, इधर से आपको इंडिया से बताया जाएगा, तो ऊपर में आपको एक नेपाल के पास में एक क्या होता है, सांगपो रिवर है, सांगपो रिवर जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, वो आपको जाएगी, और यहाँ से आपको ऐसे होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर कहाँ गिरेगी, वे बंगाल में।
तो ये है उसके इधर। तो फिर पूरा का पूरा गंगा वाला रेंज है, और ये जितनी भी नदियाँ आती है देखिए आपको सब दिख रहा होगा कहाँ से आती है, नेपाल से होती हुई आती है, ठीक है। और ये सब आगे जाके कहाँ गिरेगी, तो बे ऑफ बंगाल में। तो ये रहा हम लोग का नेपाल, ठीक है। नेपाल में कुछ खास नहीं है एक्चुअली, ये बहुत ही गरीब कंट्री होने के कारण और पहाड़ में स्थित होने के कारण इसके पास उतना ज़्यादा फैसिलिटियाँ या इतना डेवलप नहीं कर पाया। और साथ ही इसके पास बहुत ज़्यादा आपदाएँ होती रहती है, क्योंकि ये पहाड़ वाला इलाका, स्नोफॉल वगैरह होते रहता है, तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग भूटान को लेंगे, यहीं पर इसका पड़ोसी देश है भूटान, उसके